यूपीटीजीटी सॉल्व पेपर सीरीज का छठवां भाग लेकर के मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक विज्ञान 2011 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र की। यदि आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यूपीटीजीटी सामाजिक विज्ञान 2011 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर नागरिक शास्त्र का आज का पहला प्रश्न है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात सरकार के तीनों अंगों में विधायिका के 2 सदन हों, यह लक्षण संघात्मक शासन में देखने को मिलता है। भारत में भी देखें तो भारत के संदर्भ में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस दृष्टि से ए विकल्प सही होगा भारत। इसके साथ यह भी जान लें कि शेष विकल्पों में दिए गए देश इसके विपरीत एक सदनात्मक व्यवस्था वाले देशों के उदाहरण माने जा सकते हैं, तो उन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है? तो काफी लोकप्रिय कथन है यह कथन आदर्शवादी विचारक हेगेल का है, जिन्होंने राज्य की प्रकृति को आंगिक या ऑर्गेनिक माना। ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो भारत में चुनाव की प्रक्रिया विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए अलग अलग होती है। जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर के मतदान करती है तो वह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, जबकि राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव में हिस्सेदारी करती है, वह विधि अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो इस दृष्टि से याद रखेंगे कि राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होते हैं। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो साप्तांग सिद्धांत हालांकि लोकप्रिय हुआ कौटिल्य के कारण, उसने अर्थशास्त्र में इसका विशद वर्णन किया है, किंतु आप यह जान लें कि साप्तांग सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था मनु ने। बी विकल्प सही है, मनु। अगला है, संप्रभुता की परिभाषा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन भी काफी लोकप्रिय है और इस कथन को दिया था बोंदा ने, जॉन बोंदा ने। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखें, यह भी संप्रभुता से ही जुड़ा हुआ है, किंतु पुस्तक का नाम देकर के लेखक पूछा है कि विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसको इंग्लिश में जान लीजिए कि ये है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंट। ये पुस्तक है जॉन ऑस्टिन की। ए विकल्प सही है, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक। तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा था लास्की ने। ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो अभी हमने जॉन ऑस्टिन की बात की, जॉन ऑस्टिन का ही यह कथन है संप्रभुता को लेकर के कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। यह कथन है सीले का। तो इस प्रकार देखें तो इस बार की परीक्षा में इस तरह के स्टेटमेंट या कथन या विचारकों के इस तरह के परिभाषाएं बार बार पूछी जा रही हैं। तो इस दृष्टि से आप देखें तो नागरिक शास्त्र में परिभाषाएं और पुस्तकों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए अधिक से अधिक। बी विकल्प सही है, सीले। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन पोलार्ड का है। सी विकल्प सही होगा, पोलार्ड। नेक्स्ट देखें, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो नागरिकता आप देखें संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेदों में वर्णित है। उसी में नागरिकता प्राप्त करने के जितने भी साधन या तरीके बताए गए हैं उनमें जन्म के आधार पर है।
लेकिन शिक्षा के आधार पर, धन संपत्ति के आधार पर या प्रधानमंत्री की कृपा पर ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं मिलता। तो ए विकल्प सही है, जन्म के आधार पर। अगला नागरिकता से ही जुड़ा हुआ है प्रश्न। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। तो आप याद रखें, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। बी विकल्प सही होगा। अगला देखें, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को यह परिभाषा याद होगी। यह परिभाषा अब्राहम लिंकन की है और अक्सर लोकतंत्र की पहली परिभाषा विद्यार्थियों के लिए यही बनती है। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी पेपर सॉल्व कराते समय बताया था। पॉलिटिक्स लिखा था अरस्तु ने, जो राजनीति विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। सरकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने ही किया था। अगला देखें, तो राज्य का वर्गीकरण पूछा हुआ है। देखें, राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने ही किया था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में मिलता है। डी विकल्प सही होगा। शेष विकल्पों के जो आप देश देख रहे हैं वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले देश हैं। अभी हमने निर्वाचन पद्धति बतलाई, तो भारत जैसे अन्य देशों में भी जनता स्वयं शासन में भागीदार न होकर के अपने प्रतिनिधियों द्वारा देश का शासन चलवाती है। इस वजह से अन्य देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है, जबकि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कहा जा सकता है। और यह व्यवस्था छोटे छोटे देशों में ही संभव हो पाती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है। नेक्स्ट देखें, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हिटलर का उत्थान हुआ था और उसने तानाशाही शासन की स्थापना जर्मनी में की थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हिटलर ने बदला लेने के लिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ करा दिया था। तो दोनों विश्व युद्धों के बीच में हिटलर के हम उत्थान और पतन की कहानी को देख सकते हैं। इसकी आत्मकथा है मेरा संघर्ष मीन केम्फ के नाम से, वो भी काफी पॉपुलर पुस्तक है और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, राज्य साधन है साध्य नहीं। यह सिद्धांत व्यक्तिवादियों ने दिया था। व्यक्तिवादी विचारधारा का यह सिद्धांत है जिसमें राज्य को महत्व न देकर के व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। 20वां प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है, जबकि इसके विपरीत ग्रीन ने कहा था कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। तो यहाँ बी विकल्प सही होगा, स्पेंसर जिन्होंने सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के माध्यम से बतलाई है। अगला प्रश्न है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो उदारवाद के जनक लॉक का मानना था कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। इस प्रकार बी विकल्प सही होगा। उदारवाद जो मानव को विवेकशील प्राणी मानता है और मानव विवेक में आस्था रखता है। देखें, पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक, तो पॉलिटिक्स आइडियल को लिखा था सीडी बर्नस ने। ए विकल्प सही होगा। जबकि आप अन्य विकल्पों में जितने भी विचारक दिए हैं उनकी भी पुस्तकें इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो लास्की की अभी हमने देखा था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जेस मिल की पुस्तक है, ऑन लिबर्टी और बेंथम की पुस्तक। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है, या पूछेगा आगे, अभी हम देखेंगे उसको भी। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो अभी हमने जर्मनी में हिटलर की बात की और हिटलर ने नाजीवाद चलाया था और तानाशाही शासन स्थापित किया था। उसी के समकालीन इटली में फांसीवाद का जन्म हुआ, जिसको जन्म दिया मुसोलिनी ने। वह इटली का तानाशाह था। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया था। तो देखिए, ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फांसीवाद ने ही अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया था। मुसोलिनी अंतरराष्ट्रवाद विरोधी था और न केवल अंतरराष्ट्रवाद विरोधी था बल्कि लोकतंत्र का भी विरोधी था। वह कहता था कि लोकतंत्र एक मृत शरीर की भांति है, मैं उसे ठोकर मारता हूं। नेक्स्ट है,
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। ए विकल्प सही है वैज्ञानिक समाजवाद का। नेक्स्ट है राजनीतिक अर्थशास्त्र एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक था। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, ये पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। बी विकल्प सही है। कार्ल मार्क्स की अन्य पुस्तकें भी आप याद रखेंगे, जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फेमस है उसकी। अगला है राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, ऐसा मानना था बार्कर का। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है, उसमें उसने दार्शनिक का शासन माना है, अभिभावक वर्ण के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद निर्धारित किया है, नर नारी के समान अधिकार उसने बताए हैं, जबकि पुरुष प्रधान परिवार उसके आदर्श राज्य की विशेषताओं में नहीं आता। डी विकल्प सही है। अगला है राजनीतिक विज्ञान का स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया था? तो राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में बनाने का कार्य किया था अरस्तु ने। डी विकल्प सही है इसमें, अरस्तु। तो काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक भी मानते हैं। अगला देखें, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पिछले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का है, काफी पॉपुलर ये प्रश्न भी है। नेक्स्ट है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक था। तो रूसो ने ही यह पुस्तक लिखी थी, हालांकि इसकी एक अन्य पुस्तक भी काफी फेमस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के प्रावधान के अनुसार किया गया है। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो जॉन लॉक को सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है और साथ ही साथ इसको उदारवाद का जनक भी माना जाता है। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो अभी हमने बेंथम के पुस्तक की बात की थी कि आगे आएगा, यही बेंथम की पुस्तक है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय। नेक्स्ट आप देखें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन, यह भी बेंथम का ही है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बी विकल्प सही है, यानी दो प्रश्न बेंथम से जुड़े हुए लगातार, जैसे रूसो का हमने देखा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके किया था। आपको मालूम होगा दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को इन्होंने प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके इन्होंने नमक कानून तोड़ा था, नमक बना करके स्वयं। तो बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के बीच के संघर्ष की भी बात कहते हैं और कारण में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी बतलाते हैं। नेक्स्ट है राज्य के अंतर्गत राज्य यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। तो इस तरह का कथन मनु का है। सी विकल्प सही है। मनुस्मृति में इस तरह का कथन आपको मिलता है। नेक्स्ट है प्राण रक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राण रक्षण का सिद्धांत भी मनु ने ही दिया था, यानी प्राण रक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक मनु थे। तो दो प्रश्न देखिए लगातार मनु से भी दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो आप सभी जानते होंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ए विकल्प सही होगा। और यहाँ यह भी आपको बताते चले कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था। तो ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन है। तो सत्य और अहिंसा 2 हथियार गांधी जी के थे, इस दृष्टि से बी विकल्प सही होगा। गांधी का यह कथन है।
आप अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी विकल्प सही है। हालांकि इससे पूर्व सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन निर्वाचित और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो देखिए, प्रश्न की पुनरावृत्ति ही मात्र कर दी गई है। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसी पर 2 प्रश्न दे दिए गए, तो पहले से ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया था। तो न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी विकल्प सही है। और संविधान के अनुच्छेद 137 में ऐसा प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन अरस्तू का है। नेक्स्ट है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? तो ऐसा कथन गार्नर का है। बी विकल्प सही है, गार्नर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो संघात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार, ये शासन के 2 स्वरूप हैं। अध्यक्षात्मक शासन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि भारत में अर्धसंघात्मक है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो संघीय शासन की विशेषता है केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। सबसे महत्वपूर्ण यही विशेषता मानी जाती है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? देखिए, अभी हमने आपको कहा भारत में अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है। तो न तो पूरी तरीके से संघात्मक है, न पूरी तरीके से एकात्मक है, अतः सी विकल्प सही होगा। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक स्वरूप है। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो राजनीति विज्ञान को लेकर के विभिन्न विश्व के राजनीतिक विचारकों को बुलाया गया था यूनेस्को द्वारा एक सम्मेलन में, और 1948 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निर्धारित किया गया था। तो ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राज्य के कुल 4 तत्व हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार तथा संप्रभुता। इसमें संप्रभुता राज्य की आत्मा कही जाती है। इसके बगैर राज्य राज्य नहीं रह जाता। तो डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो सीले ने राज्य के इन 4 तत्वों में भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो ऐसा मानना लिकॉक का था। लिकॉक का मानना था कि राज्य अमूर्त है और उसका मूर्त रूप सरकार के रूप में हम देख सकते हैं। तो डी विकल्प सही है, लिकॉक। नेक्स्ट है, प्रदत्त विधायन किया जाता है। तो प्रदत्त विधायन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ऐसा जब संसद कार्य करने में अक्षम होती है तब कार्यपालिका ही वह कार्य करता है। तो सी विकल्प सही है, कार्यपालिका। नेक्स्ट है, द ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। यह पुस्तक थी, अभी हमने चर्चा की थी, जॉन लॉक ने यह पुस्तक लिखी थी, उदारवाद के जनक थे। नेक्स्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक की भी बात हमने की थी, रूसो की यह पुस्तक है। नेक्स्ट है, रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो रिपब्लिक की रचना प्लेटो की है। सी विकल्प सही है। तो देखिए, लगातार 3-4 किताबें पूछ दी हैं इस परीक्षा में। नेक्स्ट है, मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह भी काफी लोकप्रिय कथन है और आप सभी जानते होंगे कि यह कथन रूसो का है, जीन जैक्स रूसो। ए विकल्प सही है, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। नेक्स्ट है, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह भी काफी लोकप्रिय परीक्षाओं की दृष्टि से और महत्वपूर्ण भी है। यह कथन ग्रीन का था, जिन्होंने राज्य का आधार इच्छा बताया था, न कि शक्ति बताया। नेक्स्ट है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो ऐसा मानना व्यक्तिवादियों का था। अभी हमने व्यक्तिवादियों के विषय में बताया कि वो व्यक्ति को महत्व देते हैं, न कि राज्य को, और राज्य को साधन के रूप में देखते हैं, और साधन के रूप के साथ साथ राज्य को एक आवश्यक बुराई भी मानते हैं। तो डी विकल्प सही है।
नेक्स्ट है रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य। यह कथन मैकाइवर का है। यह भी काफी लोकप्रिय कथन है और न केवल नागरिक शास्त्र बल्कि समाज शास्त्र के विद्यार्थी भी इस कथन से परिचित होंगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। तो इस पर भी हमने बात की कि वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स की देन है। इसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। सी विकल्प सही है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है? तो साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कहा था लेनिन ने। लेनिन की पुस्तक भी जान लें। लेनिन की पुस्तक थी व्हाट इज टू बी डन। तो आज हमने यूपीटीजीटी 2011 के नागरिक शास्त्र के भी प्रश्न देख लिए सभी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।